हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमारा टॉपिक है हरारत के दर्जात या स्टेजेस ऑफ हीट, या फिर इसको बुखार के स्टेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और वाइवा में कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है दर्जा इब्तदाई। दर्जा इब्तदाई में बुखार के इस दर्जे में बदन की हरारत गरीज़िया घटने लगती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सर्दी का एहसास होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हरारत गरीज़िया है। ठीक है, हरारत गरीज़िया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो उससे जो है टेम्परेचर नीचे जाने लगता है, यानी कि इंसान जो है हरारत मकशरा जिसे कहते हैं उसमें आने लगता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से घटने लगता है, उसको कहते हैं दर्जा इब्तदाई। ठीक है, दर्जा इब्तदाई में क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है टेम्परेचर डाउन जाने लगता है। ठीक, उसके बाद दूसरा दर्जा है दर्जा सखूनत। इस दर्जे में बुखार बढ़ जाया करता है, जिसकी वजह से जिल्द गर्म हो जाया करती है और बुखार के दीगर अवारिज़ात ज़ाहिर होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हरारत गरीज़िया, वहाँ से टेम्परेचर जो है राइज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कि बुखार आने लगता है, या यूँ कहूँ कि हरारत गरीबिया लाहक हो जाती है, हरारत गरीबिया हो जाती है। तो उस इसी कंडीशन को बुखार कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से जब बढ़ जाएगा टेम्परेचर उसका, तो ये बुखार हो गया या हरारत गरीबिया हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब टेम्परेचर राइज़ होता है तो बॉडी के फंक्शन बिगड़ने लगते हैं, तो इससे क्या है और कॉम्प्लिकेशन लाग होने लगते हैं। तो यहीं पे वो बात की गई है कि इस दर्जे में बुखार बढ़ जाया करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जिल्द गर्म हो जाया करती है। ठीक है, बुखार बढ़ जाता है, जिल्द गर्म हो जाती है, और बुखार के दीगर आवारिज़ात ज़ाहिर होते हैं, यानी बुखार के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़ाहिर होने लगते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है दर्जा इब्तदाई, दर्जा सखूनत। तीसरी स्टेज है, तीसरा दर्जा है दर्जा वक़ूफ़। दर्जा वक़ूफ़ में क्या होता है, इस दर्जे में तबीयत और मादा मर्ज़ के दरमियान मुकाबला हुआ करता है। इस दर्जे में बुखार एक जैसा हुआ करता है। ये जो दर्जा वक़ूफ़ है ना, इस दर्जे में जो है जंग छिड़ जाती है किस किस के बीच में, एक तबीयत मुदब्बिर बदन, और दूसरा जो मर्ज़ का मादा है, मादा मर्ज़ और तबीयत मुदब्बिर बदन के बीच में जंग छिड़ जाती है। ठीक है, ये वो दर्जा है जिसमें दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। जब जंग छिड़ जाती है तो फिर उसमें जो है बाद में फैसला होता है, जो जीतता है उस वही इंसान जो है उसी हालत पे वापस लौट आता है। ठीक है, तो ये जंग, ये कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछते हैं कि ये बताइए दर्जा हरारत के जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये हरारत के जो स्टेजेस है, हरारत के जो दर्जात हैं, उसके अंदर जंग छिड़ने वाला जो दर्जा है वो कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं फंसा के कई बार। तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से याद रखें कि दर्जा वक़ूफ़ जो है इसमें जो है दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है, किसके, तबीयत मुदब्बिर बदन और दूसरा जो है मादा मर्ज़ के बीच में। अगर इसको मॉडर्न के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो मॉडर्न में जो है, जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी और जो बैक्टीरिया है उसके बीच में जंग छिड़ती है ये वाली। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से भी ये होता है। तो इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो बैक्टीरिया या वायरस जिस शेप का होता है उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए उसके ही जैसा एक और हमारे पास का जो हमको प्रोटेक्ट कर सके वैसा जो है एक वायरस टाइप का एक बनाता है इम्यूनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या बनाते हैं, एक तरह से वो वेपन बनाता है, एक तरह का हथियार बनाता है जो उस वायरस या उस बैक्टीरिया को किल कर सके, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ कैसे जो है काम करते हैं कि जो जैसा बैक्टीरिया की शेप है उसी टाइप का, उसके ही जैसा सेम बना के हमारी इम्यूनिटी जो है देती है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी में जो फिर वो जो बना एंटीबॉडीज़ वो उसको किल कर देता है। अगर उन दोनों में से जो भी जीत गया, अगर बैक्टीरिया जीत गया तो इंसान को डिसीज़ की जो है कॉम्प्लिकेशन लाख हो जाएंगे, डिसीज़ और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारी इम्यूनिटी जीत गई इसमें, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज़ जीत गए, तो क्या है, इंसान जो है सेहत की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि उसको जो वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से अब कोविड का एक एग्जाम्पल लेंगे जो अभी रिसेंटली गुजरा है, जिसमें बहुत सारे पूरी दुनिया के लोग इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला थे। तो कोविड के अंदर क्या हो रहा था, जो उसका कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस क्या कर रहा था कि जो वो लंग्स के अंदर एंटर कर रहा था नोज़ के थ्रू, एंटर करके वहाँ पे जाके वो हर कुछ कुछ घंटे के बाद जो है अपनी शेप को चेंज कर ले रहा था, अपनी शेप को चेंज कर लेता था।
तो इसी वजह से जो है बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो जब तक उसका वो शेप बना पाती थी, उसके जैसा तैयार कर पाती थी एक वेपन को, यानी कि एक एंटीबॉडीज़ बना पाती थी, तब तक है जो उसकी शेप दूसरी हो जाती थी। तो इसीलिए अब वो एंटीबॉडीज़ काम नहीं करते थे। फिर वो जैसी शेप हुई उसके जैसा बनाती थी, तो फिर वो अपनी अपनी शेप को फिर से चेंज कर लेता था। तो कोरोना वायरस क्या है, अपनी शेप को बार बार चेंज कर रहा था, है ना। तो इस वजह से जो है इम्यूनिटी उस पर वर्क नहीं कर पा रही थी। खैर वो हो गया, गुजर गया, बहुत लोगों ने उसमें अपनी जान दी, सब कुछ हुआ। खैर तो आप ये समझ लीजिए ये मॉडर्न के हिसाब से था, और यूनानी के हिसाब से भी बहुत पहले, ये तो मॉडर्न तो खैर अब आया, यूनानी में तो बहुत पहले ये बता दिया कि तबीयत मुदब्बिर बदन और मादा मर्ज में जंग छिड़ जाती है, ठीक है, और जिसकी जीत होती है इंसान उसी की तरफ वापस लौट आता है। और वो जीत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें है, दर्जा इन्हितात में। दर्जा इन्हितात में क्या होता है, इस दर्जा में तबीयत मादा मर्ज पर गालिब आ जाती है, और गालिब आ जाती है तो हरारत घटना शुरू हो जाती है और बुखार का ख़त्म हो जाता है। यानी कि मादा मर्ज और जो तबीयत मुदब्बिर बदन है, उन दोनों में जब जंग हो रही है तो तबीयत मुदब्बिर बदन अगर जीत गई, यानी मादा मर्ज पर गालिब आ गई, ठीक है, तो क्या होगा कि इंसान सेहत की तरफ वापस लौट आएगा, ठीक है। और अगर मादा मर्ज जीत गया, ये मादा मर्ज जो है तबीयत मुदब्बिर बदन पर गालिब आ गया, तो जो है इंसान जो है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे और हलाकत की तरफ चला जाएगा, उससे हदियाब नहीं हो पाएगा। तो ये 4 दर्जात हैं। दर्जा सबसे पहले है दर्जा इब्तिदाई, उसके बाद है दर्जा सकूनत, दर्जा वकूफ़ और दर्जा इन्हितात। ये 4 दर्जात हैं, अच्छे से याद रख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इस्तेदाद बुखार, यानी किन लोगों को ज़्यादा बुखार होता है। इस्तेदाद बुखार यानी कि बुखारों के लिए कौन लोग ज़्यादा मुस्तईद होते हैं। बुखार में मुब्तला होने के इस्तेदाद ज़्यादातर गर्म और तर मिजाजों में है। जो गर्म तर मिजाज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है क्या होता है, बुखार ज़्यादा होता है। गर्म और तर यानी जिनका दमवी मिजाज होता है, दम वाला, ठीक है, ब्लड वाला, उनमें ज़्यादा हुआ करता है। ऐसे लोगों की अलामत ये है कि उनके पसीने और पेशाब में बदबू की ज़्यादती होती है, ठीक है। ऐसे लोगों का क्या है, जो एग्जाम्पल है वो उनको पहचानना कैसा है, उनका सिम्टम क्या है, अलामत क्या है उनकी, ये है कि उनके पसीना और पेशाब में बदबू या स्मेल ज़्यादा होती है, उनका मिजाज गर्म तर होता है, और उनको जो है बुखार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि बुखार होने के लिए सबसे अच्छा जो टेम्परेचर है उसके लिए वही है, गर्म और तर वाला, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद है बुखार या दर्जा हरारत की अवारिज़ लाजमा, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ख़ास करके बुखारों के अंदर, ठीक है। बुखार के हालत में बदनी अफ़ाल में कम व बेश खलल और फितूर लाक हुआ करता है। ये फितूर अफ़ाल बराह रास्त हरारत की ज़्यादती का नतीजा हुआ करता है, ठीक है। यानी कि जब बॉडी में जो टेम्परेचर राइज़ हो जाता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, ठीक है, बॉडी के फंक्शन बिगड़ जाते हैं, जैसे कि बुखार की डेफिनेशन में भी ये बात बताई थी मैंने, ठीक है। तो बस इसमें जो है यही बताया है। आगे चल रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं बुखार में पैदा होने वाले अवारिज़ लाजमा। क्या क्या अवारिज़ लाजमा है बुखार में पैदा होने वाले। सबसे पहले है जिल्द की रंगत बुखार की हालत में अमूमन अपने हाल पर कायम रहती है, मगर मुख्तलिफ़ बुखारों में मखसूस तफ़्फ़ीहात निकल आते हैं जिसकी वजह से जिल्द की रंगत तब्दील होकर सुर्ख हो जाती है। यानी कि जिल्द की रंगत बुखार की हालत में पहले तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मखसूस बुखारों में कुछ ऐसे बुखार होते हैं जिसके अंदर स्किन पर इरप्शंस आ जाते हैं, या फिर मैक्यूल पैपुल और छोटे छोटे इस तरह से ब्लिस्टर्स भी निकल आते हैं। इनको क्या कहते हैं, तफ़्फ़ीहात कहते हैं, या इरप्शंस कहते हैं, या रैशेस कहते हैं, ठीक है। तो ये रैशेस अगर बॉडी पे आ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रेड रेड होते हैं, तो इनकी वजह से क्या स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, स्किन रेडिश कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है जिल्द की रंगत तब्दील होकर सुर्ख हो जाती है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, पहली कॉम्प्लिकेशन इसकी। दूसरा है बुखार की हालत में प्यास की शिद्दत, चेहरा और होंठ सुर्ख हो जाते हैं। बुखार की हालत में प्यास की शिद्दत होती है और चेहरा और होंठ क्या हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं। चेहरा और होंठ सुर्ख हो जाएंगे और प्यास की शिद्दत होगी। प्यास की शिद्दत क्यों होगी, क्योंकि बुखार का एक बहुत मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है डिहाइड्रेशन। यानी कि जब हम बॉडी गर्म होगी, हीट होगी, तो जाहिर सी बात है वाटर लॉस होगा उसका, ठीक है, वाटर लॉस होगा बॉडी का। किसी जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम थोड़ा पानी लेके अगर जो उसको चूल्हे पर रखेंगे, किसी बर्तन में लेके पानी को और उसको चूल्हे पर रखेंगे, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वहाँ से जो है बॉईल होने के बाद वो वेपर के रूप में जो है उड़ना शुरू हो जाएगा, वेपर बन के पूरा निकलने लगेगा बाहर। वैसे ही समझ लीजिए कि बुखार में क्या होता है, बुखार में जब बॉडी गर्म होती है, एक तरह से समझो बॉडी में जो है हीट जब बढ़ जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी का वाटर है, वाटर लेवल वो लॉस हो रहा है, ठीक है।
ये खाली मैंने आपको समझाने के तौर पर बोला है कि ऐसा ये नहीं है कि हाँ ऐसा होता ही है, ठीक है। और हो भी सकता है कि, लेकिन मैंने जो है खाली एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर लॉस होने लगता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न में जब भी हम जाते हैं तो बुखार जब भी होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज कनेक्ट करते हैं। वैसे तो वो हर चीज़ में ग्लूकोज कनेक्ट करते हैं कि RLNS वो सब कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इसी तरह से एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, कि जैसे कि डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेंगू फीवर का दुनिया में आज तक कोई ट्रीटमेंट बने ही नहीं है। तो डेंगू फीवर के लिए क्या करते हैं कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हमें बचाते हैं, जो बुखार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाना है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाइयाँ देते हैं, और बस इंसान जो है इसी से ठीक हो जाता है। बाकी ना ही तो कोई दवा है ना कुछ है डेंगू फीवर का। वो इंसान की किस्मत है, अगर वो बच जाए तो ठीक है, नहीं बचा तो ख़त्म है, समझे। तो ये चीज़ होती है कि हम जब डेंगू फीवर होता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है उसको, जो है वाटर लेवल मेंटेन रखना है, उसको ग्लूकोज चढ़ाना है, ठीक है, फुल ग्लूकोज चढ़ाना है, उसको हल्की ग़िज़ाएँ देनी है, ठीक है, ताकि उसका हाजमा ख़राब ना हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसको जो है अंदाजे से ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है, हालांकि कोई एंटीबायोटिक काम करती नहीं है डेंगू पे। तो ये सब जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे जो है उसको बचाया जाता है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, ताकि इम्यूनिटी जो है उसको जो है जो डेंगू का वायरस है उसको मार कर निकाल सके बाहर, ये उसको किल कर सके, ठीक है। तो बस इतना ही काम करते हैं जिसकी वजह से जो है ये इंसान ठीक हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मेन है, कॉम्प्लिकेशन से अगर हमने बचा लिया, फीवर के कॉम्प्लिकेशन से इंसान को बचा लिया, तो बस फिर जो है आधा तो इलाज समझ लो वहीं पर हो जाता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है, ज़ुबान मैली और खुश्क हो जाती है, सकूत इश्तिहा भी होता हुआ करता है। ज़ुबान मैली और खुश्क हो जाएगी, सकूत इश्तिहा बोलते हैं, यानी कि भूख ना लगना या भूख की कमी होना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सकूत इश्तिहा होगा उसको, यानी कि जैसे अब जब फंक्शन बिगड़ेंगे बॉडी में तो सारे फंक्शन बिगड़ेंगे, जब टेम्परेचर राइज़ होगा तो सारे फंक्शन बिगड़ेंगे, और जिसकी वजह से लीवर का फंक्शन भी बिगड़ जाएगा, स्टमक का बिगड़ जाएगा, इंटेस्टाइन का बिगड़ जाएगा, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ जाएगा, और दूसरे सिस्टमों का भी बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसान का खाने का कुछ भी मन नहीं करेगा, उसको जो है भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। बुखार की हालत में दौरान खून में ज़ौफ़ लाक हो जाता है, ठीक है, दौरान खून में ज़ौफ़ लाक हो जाएगा बुखार की हालत में। उसके बाद है क़ल्ब की हरकत में ज़ौफ़ तारी हो जाता है, क़ल्ब की हरकत में, यानी जो क़ल्ब का जो हार्ट का जो मूवमेंट है वो भी स्लो चलने लगता है। तनफ़ुसी हरकत तेज़ हो जाती है, यानी कि सांस तेज़ चलने लगती है। ओके, क़ारूरा की मिक़दार घट जाया करती है, यानी कि जो यूरिन है वो कम आएगा, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो जाहिर सी बात है क़ारूरा कम आएगा, यानी कि यूरिन कम आएगा। उसके बाद ज़ब्तुद्दम ज़ईफ़ हो जाया करता है, यानी कि BP जो है इसका लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ज़ब्तुद्दम यानी कि ब्लड प्रेशर। उसके बाद है दर्द सर बुखार की कसीरुल वक़ू अलामत है। दर्द सर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है कि बुखार में सर दर्द होता ही होता है, ठीक है, ये तो सबको मालूम ही होगा कि बुखार में सर दर्द कॉमन है। उसके बाद सारे बदन में दर्द पाया जाता है, सारे बदन में भी दर्द होता है, सर दर्द तो होता ही है लेकिन सारे बदन में भी दर्द पाया जाता है। तो इतने सारे ये सिम्टम कह लो, अलामत कह लो या कॉम्प्लिकेशंस कह लो, ये सब बुखार में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अदम तशख़ीस की सूरत में हुम्मा का उसूल इलाज, ठीक है। ये जब पेशेंट की तशख़ीस नहीं हो रही हो कि हाँ भाई एक्चुअल में कौन सा बुखार है कौन सा वाला नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए कि, तो उसके बारे में ये दिया है यहाँ पर कि जब तक तबीब को बुखार की नौइयत का पता ना चले और उसकी तशख़ीस हासिल ना हो उस वक्त तक इलाज गैर मुमकिन है। ऐसी सूरत में तबीब अपनी इल्मी दानाई और तिब्बी फ़रास्त से काम लेकर ऐसी ज़ईफ़ुल अमल और मुश्तरिकुल नफ़ा दवाएं इस्तेमाल कराएं जो बहुत ज़्यादा नफ़ा नहीं पहुंचाती हों तो ज़्यादा ज़रर यानी नुकसान भी ना पहुंचाती हों, ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं। यानी कि सबसे पहले तो तबीब को जब मालूम नहीं है कि भाई एक्चुअल में जो बुखार है वो कौन सा वाला है, तो उसको जो है वो ट्रीटमेंट अपनी तरफ से ना दे। उसके बाद क्या है, तबीब क्या करेगा, अपनी इल्मी दानाई यानी कि जो उसको इल्म हासिल है वो, और तिब्बी फ़रास्त यानी कि जो मेडिकल की नॉलेज है उसको वो सबको इकट्ठा करके वो ऐसी ज़ईफ़ुल अमल दवाएं इस्तेमाल कराएगा, यानी कि जो हल्की दवाएं, ठीक है, ऐसी हल्की दवाएं इस्तेमाल कराएगा। और मुश्तरिकुल नफ़ा यानी कि जो ज़्यादा
नुकसान ना देती हों, ज़्यादा फ़ायदा ना देती हों, तो ज़्यादा नुकसानदायक भी ना हो। ठीक है, तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराएगा। और वो दवाएं कौन सी हैं वो यहाँ पर देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो है मसलन नुस्खा खलल शिकम जिसको कहते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए, खाली बुखार की बात नहीं है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, यूनानी के अंदर कुछ भी समझ में ना आए, तो नुस्खा खलल शिकम दे देना। ठीक है, पूरी बॉडी में जो भी डिसीज़ है उसमें हर जगह ये काम करता है। ये कह लो यूनानी का यूनिवर्सल नुस्खा है ये। ठीक है, यूनानी का यूनिवर्सल नुस्खा है ये। तो नुस्खा खलल शिकम, इसको आप अच्छे से याद रख लें। गुले बनफ्शा 7 माशा, 1 माशा 1 ग्राम के बराबर होता है, तो 7 माशा 7 ग्राम। गुले बनफ्शा 7 माशा, बादियान 7 माशा, बेख कासनी 7 माशा, मवेज़ मनक्का 9 अदद, 9 अदद यानी कि 9 नंबर में, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है मवेज़ मनक्का, तो 9 नंबर में ले लेना। और उसके बाद है गाओ ज़ुबान 5 माशा यानी कि 5 ग्राम। तो इजी है, 77795 इस तरीके से याद रख लें, 77795। ये एक जो है ये ग्राम याद करने का हो गया। ठीक है पूरा। उसके बाद गुले बनफ्शा, बादियान, बेख कासनी, मवेज़ मनक्का, गाओ ज़ुबान, इसको याद करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक निमोनिक या फॉर्मूला दे सकता हूँ। घर बनाया बहुत मेहनत गई, घर बनाया बहुत मेहनत गई, घर बनाया से गा से क्या है घर मतलब गुले बनफ्शा, बनाया मतलब बादियान। ठीक है, उसके बाद है बहुत बहुत मतलब बेकासनी, मेहनत मतलब मवेज़ मनक्का, गा से गाओ ज़ुबान। ठीक है, तो ये एक छोटा सा घर बनाया बहुत मेहनत गई, ये आपको याद हो जाएगा और याद रहेगा भी आसानी से। तो इसमें जो है एक एक वर्ड से एक एक जो है आपको ड्रग याद हो जाएगी अच्छे से। ये वाली गुले बनफ्शा, बादियान, बेकासनी, मवेज़ मनक्का और गाओ ज़ुबान, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और इसको अच्छे से देख लें। घर बनाया, गा से गुले बनफ्शा, बे से बादियान, बे से बहुत मतलब बेकासनी, मीम से मेहनत यानी कि मवेज़ मनक्का, गाव से गई मतलब गाओ ज़ुबान। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लें। खैर उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है हमियात में अहकाम ग़िज़ा। ग़िज़ा के क्या अहकाम है, हमियात में कैसे ग़िज़ा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बदन इंसान में जो मवाद मर्ज़ का सबब होते हैं, बॉडी के अंदर जो मर्ज़ का सबब जो मवाद होते हैं, ठीक है, जो मवाद मर्ज़ का सबब होते हैं, उनमें तग़यीरात और इस्तिहालात पैदा करके उन मवाद को बेअसर बनाना और उन्हें ख़ारिज करना दरअसल तबीयत मुदब्बिर बदन ही का काम है। ठीक है, उनको जो मवाद हैं बॉडी के अंदर, उनमें तग़यीरात और इस्तिहालात पैदा करके, उनमें तग़यीरात पैदा करेंगे और इस्तिहालात पैदा करके उन मवाद को बेअसर बनाना और उन्हें ख़ारिज करना, उनको बेअसर बनाना और उन्हें ख़ारिज करना, ये किसका काम है। दरअसल ये तबीयत मुदब्बिर बदन ही का काम है, ना कि तबीब का। तबीयत मुदब्बिर बदन का काम है, ना कि तबीब का, यानी कि डॉक्टर का ये काम नहीं है। ये जो है तबीयत मुदब्बिर बदन, यानी कि एक तरह से यूँ कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, ऐसा कहूँ तो उसका ये काम है। ठीक है, उसके बाद तबीयत एक खादिम है। तबीयत क्या है, एक खादिम है जो तबीयत नहीं, तबीब है। तबीब जो है एक खादिम है। तबीब यानी कि डॉक्टर जो है वो एक खादिम है, खिदमत करने वाला है किसकी, तबीयत मुदब्बिर बदन की। ठीक है, और वो किसके ज़रिए करता है, कुछ प्रोसीजर्स, बॉडी में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बॉडी के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो, और दो दवाएँ अदवियाएँ होती हैं, उसके ज़रिए जो है वो खिदमत करता है तबीयत मुदब्बिर बदन की। तो यहाँ से कह रहे हैं कि तबीब एक खादिम है जो मुख्तलिफ़ अदविया व तदाबीर यानी कुछ दवाएँ और तदाबीर यानी प्रोसीजर्स की इमदाद से या उसकी मदद से तबीयत मुदब्बिर बदन के फ़िल को कवी या तेज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यानी कि तबीयत मुदब्बिर बदन का जो फ़ेल होता है, उसका जो फंक्शन है, उसको तेज़ करने की कोशिश करता है कौन, तबीब यानी डॉक्टर। उसकी खिदमत करता है एक तरह से किसकी, अदविया और दूसरे तदाबीर यानी प्रोसीजर्स के ज़रिए। फिर उसके बाद है क़ुव्वत मुदब्बिर बदन को कवी करने के लिए ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। ठीक है, क़ुव्वत मुदब्बिर बदन को कवी करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा क़ुव्वत मुदब्बिर बदन की दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ठीक है, दोस्त इस लिहाज से है कि ग़िज़ा के बग़ैर क़ुव्वत मुदब्बिर बदन कायम ही नहीं रह सकती। दोस्त इस लिहाज से है कि क़ुव्वत मुदब्बिर बदन जो है वो ग़िज़ा के बग़ैर कायम ही नहीं रह सकती। और दुश्मन इस लिहाज से है कि ग़िज़ा से मवाद मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाता है। ग़िज़ा से जो मवाद मर्ज़ है वो क्या हो जाता है, इजाफ़ा हो जाता है उसमें, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो दुश्मन है, अब क्या है, जब मादा मर्ज़ बढ़ जाएगा या फिर जो मर्ज़ का जो मवाद है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा,
तो क्या होगा, तबीयत मुदब्बिर बदन को और दुश्वारी होगी उसको जो है ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दुश्मन भी हुई ग़िज़ा। तो अब हमें क्या करना है, ग़िज़ा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए, इसलिए तबीयत मुदब्बिर बदन के निढाल होने का हमें अंदेशा ना हो तो मरीज़ को भूखा रखा जाए या फिर कम मिकदार में लतीफ़ ग़िज़ाएँ दी जाएँ। यानी कि अगर तबीयत लग रहा है कि तबीयत मुदब्बिर बदन स्ट्रॉन्ग है, काम कर लेगी, तो हमको जो है इंसान को जो है ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए ताकि उसका मादा मर्ज़ और ना बढ़ जाए, है ना, और ताकि तबीयत मुदब्बिर बदन अपना काम को आसानी से अंजाम दे सके, ठीक है। और उसके बाद जो है लतीफ़ ग़िज़ाएँ दी जाएँ ताकि क़ुव्वत मुदब्बिर बदन मवाद मर्ज़ के तग़य्युरात और इस्तिहालात का काम ज़्यादा आज़ादी से अंजाम दे सके, ठीक है। तो बस हमें इतना ही करना है। उसके बाद है बुखार वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ वो हैं जो सयाल और रतब हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ पानी की कसरत की वजह से मुफीद होती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो उसे दूर करने के लिए जो है हमको हाइड्रेट रखने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ दी जाएंगी, ऐसे जो है उसको जो है प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट हाइड्रेट रहे, ठीक है, हाइड्रेट रहे। तो जैसे कि सयाल, यहाँ पे कहा सयाल और रतब दवाएं, तो सयाल और रतब दवाएं दी जाएं, यानी कि ऐसे फ्रूट्स दिए जाएं जिसके अंदर पानी का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी ग़िज़ाएँ क्या होती हैं, यहाँ पर नीचे लिखा भी है, ऐसी ग़िज़ाएँ पानी की कसरत की वजह से मुफीद होती हैं। पानी यहाँ पर जो है ख़ास करके मेन है, ठीक है। जैसे कि आशे जौ, यानी जौ का पानी, ठीक है। दूध भी पानी उसके अंदर होता है, ठीक है। साबूदाना, मुलायम खिचड़ी, मूंग की पतली दाल वगैरह, ये सब ग़िज़ाएँ बुखार में दी जाएँ, पेशेंट के लिए अच्छी रहती हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन से बचा रहता है। उसके बाद है तरकारियों में तुरई, साग पालक और साग खुरफा वगैरह, ये तरकारियों में दिया जाए। फलों में संतरा, अनार, खरबूजा, तरबूज वगैरह इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो खरबूजा, तरबूज ये सब क्या है, वाटर वाले, इसके अंदर वाटर लेवल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है। तरबूज वगैरह, तरबूज को जो है साउथ इंडिया में कलंगड़ बोलते हैं, ठीक है, कलंगड़ आई थिंक कहा जाए, वाटर मेलन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। खरबूजा को जो मेलन कहा जाता है खाली, ठीक है। बाकी अनार है, पोमीग्रेनेट, संतरा है, ऑरेंज, तो ये सब जो है ये इससे जो है वाटर लेवल बढ़ जाता है और थोड़ा जो है बॉडी की इम्यूनिटी जो है, यानी कि तबीयत मुदब्बिर बदन अगर कह लो, ठीक है। वैसे तो इम्यूनिटी को जो है यूनानी में क़ुव्वत मनाअत कहा जाता है ना, लेकिन काम वही कर रही है तबीयत मुदब्बिर बदन भी। तबीयत मुदब्बिर बदन जो है इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो है मादा मर्ज़ को कम करने में आसानी मिल जाती है। तो ये सारी ग़िज़ाएँ हो गई और ये सारा हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक के साथ आता हूँ फिर अगली वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।